नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि एमपीटीईटी, सीटीईटी, यूपीटीईटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आप किसी भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आप लोग प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा जिससे कि आपका अभ्यास बना रहेगा और ये प्रश्न एक बार आपके सामने से निकलेंगे तो पता भी चलेगा कि ऐसे प्रश्न भी संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति। तो उपचारात्मक शिक्षण है। देखिए, ये जो उपचारात्मक और निदानात्मक दो प्रकार का शिक्षण जो है सामान्य रूप से, तो इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि उपचारात्मक और निदानात्मक जहाँ भी ये शब्द आएँ और इनसे संबंधित प्रश्न जहाँ भी हों तो आप वो पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि संस्कृत में ही हो, ये अदर पेडागोजी में भी आप लोग देख पाएंगे। हिंदी की पेडागोजी है या फिर और भी, तो उनमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सामान्य रूप से यदि देखें तो निदानात्मक शिक्षण जो है वो क्या कहलाता है। तो निदानात्मक शिक्षण में होता है कि जो भी छात्र है उस छात्र में कौन कौन सी त्रुटियां हैं, वो क्या क्या गलतियां कर रहा है, उन गलतियों की जानकारी लेना, मतलब उसको समझना, उन गलतियों का ज्ञान करना, क्या होता है निदानात्मक शिक्षण। और फिर जो भी उसने गलतियां की हैं उन त्रुटियों को दूर करके और ज्ञानार्जन की दिशा में मोड़ना कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचार शब्द से ही पता है, जैसे डॉक्टर होता है वो उपचार करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ शिक्षक जो है वो छात्र का उपचार करता है। मतलब कि शिक्षक जो है छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है और उसे उचित दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है। ये होता है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण है, क्या है उपचारात्मक शिक्षण। पहला दिया हुआ है ऑप्शन, विद्यार्थीणाम वाचन दोष निवारणम, मतलब कि विद्यार्थियों के वाचन दोष का निवारण करना। दूसरा दिया हुआ है, विद्यार्थीणाम वाचन दोष ज्ञानम, तो ज्ञान करना, यहाँ पर शब्द है वाचन, विद्यार्थीणाम दोष ज्ञानम, तो ज्ञान जो है ये तो आ जाएगा निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत, तो ये तो बिल्कुल से होगा नहीं। विद्यार्थीणाम मनोरंजन, तो उपचारात्मक शिक्षण मनोरंजन के लिए भी नहीं है, सभी हो नहीं सकता क्योंकि दो ऑप्शन गलत हैं। तो सीधा सीधा ये आंसर अपना सही हो जाएगा, विद्यार्थीणाम वाचन दोष निवारणम, क्योंकि दोष का निवारण होता है। जैसे औषधि जो होती है, डॉक्टर औषधि जो देता है तो वो रोग का निवारण करता है, उसी प्रकार से शिक्षक भी ज्ञानार्जन की दिशा में छात्र को मोड़ता है। ये रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया है, त्रुटिपूर्ण वाचनस्य निवारणम भवितुम शक्नोति, मतलब कि त्रुटिपूर्ण वाचन का निवारण कैसे हो सकता है ये बताना है। कोई छात्र है त्रुटिपूर्ण वाचन कर रहा है, मतलब कि अशुद्धियां कर रहा है, बोल रहा है अशुद्ध, तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है निदानात्मक पक्ष से, दूसरा ऑप्शन दिया है उपचारात्मक पक्ष से। देखिए, निवारण करना है, बिल्कुल उसका ज्ञान नहीं करना है, डायरेक्ट निवारण करना है, ये ध्यान देना है आपको। तीसरा मूल्यांकन पक्ष से, या फिर निवारणम भवितुम न शक्नोति, उसका निवारण नहीं हो सकता है। तो क्या रहेगा सही उत्तर। तो उत्तर अपना सही होगा उपचारात्मक पक्षात, उसके त्रुटिपूर्ण वाचन का अपन को निवारण करना है, तो निवारण करने के लिए उपचारात्मक पक्ष जो है ये श्रेष्ठ रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण से आवश्यकता नास्ति। क्या कहा, उपचारात्मक शिक्षण से आवश्यकता नास्ति, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, कहाँ नहीं है ये बताना है। दुष्प्रवृत्तिषु, दुष्प्रवृत्तियों में, सद प्रवृत्तिनाम अभावे, तो अच्छी प्रवृत्तियों के अभाव में। आगे दिया है मध्यम श्रेण्याम अंकावाप्तौ, मतलब कि मध्यम श्रेणी में जो अंक प्राप्त करते हैं उनके लिए, या फिर देशद्रोहे, तो देशद्रोह में। क्या कहा, उपचारात्मक शिक्षण से आवश्यकता नास्ति, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल से एक ऑप्शन ये अपन को अलग ही दिख रहा है, ये वाला डी, क्योंकि यहाँ देशद्रोह वाली तो बात कोई है नहीं, शिक्षण की बात चल रही है। तो दुष्प्रवृत्तियों में भी हो जाएगा, सद्वृत्तियों के अभाव में हो जाएगा, मध्यम श्रेणी के अंक प्राप्त कर रहा है कोई छात्र उसके लिए हो जाएगा। लेकिन इसकी आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो डी जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षणाय आवश्यकमस्ति। उपचारात्मक शिक्षण जो है इसके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण के लिए? पहला ऑप्शन दिया है धन व्यय क्षमता, मतलब कि धन व्यय की क्षमता, या फिर केंद्र सर्वकारस्य आदेशः, केंद्र सरकार के आदेश की आवश्यकता है, राज्य सर्वकारस्य आदेशः, राज्य सरकार के आदेश की आवश्यकता है, या फिर दूषण वाचन कर्तॄणाम विद्यार्थीणाम चयनम। तो दूषित वाचन, जो भी छात्र दूषित वाचन कर रहा है उस करने वाले विद्यार्थियों का चयन। तो उपचारात्मक शिक्षण में इसी चीज की आवश्यकता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? डी। डी जो है ये रहेगा सही उत्तर। जो भी दूषित वाचन कर रहा है उस दूषित वाचन करने वाले विद्यार्थी का चयन करना, ना कि धन व्यय की क्षमता की वहां आवश्यकता है, ना केंद्र सरकार की आवश्यकता है, ना राज्य सरकार की आवश्यकता है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूषित वाचन कर्तॄणाम चयनाय आवश्यकमस्ति। जो भी दूषित वाचन कर रहा है तो उस करने वाले के लिए उसका चयन करना है, तो उसके लिए आवश्यक क्या है? दूषित वाचन कर्तॄणाम चयनाय आवश्यकमस्ति। दूषित वाचन करने वाले के का चयन करना है तो क्या आवश्यक है उसके लिए? सीस्मोग्राफ, या फिर आसिलोग्राफ, या फिर पैलेटोग्राफ, या फिर कोपिना। तो दूषित वाचन करने वाले का चयन करना है कि कौन कहाँ दूषित वाचन कर रहा है। तो इन तीनों की भी जरूरत वहां पर नहीं है, ना तो सीस्मोग्राफ की है, ना आसिलोग्राफ की है, ना पैलेटोग्राफ की है। तो कोपिना जो है ये रहेगा सही उत्तर। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूषित वाचनस्य मात्रा परिज्ञाने सहायकः अस्ति। दूषित वाचन के या फिर दूषित वाचन कोई कर रहा है और तो मात्रा परिज्ञाने सहायकः अस्ति। मात्राओं के परिज्ञान में सहायक है। कोई भी छात्र है वो मात्राओं का ज्ञान नहीं रख रहा है तो उसको वो ज्ञान कराना है, तो उसमें सहायक क्या होगा ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। दूषित वाचन से दूषित वाचन के मात्रा परिज्ञान में सहायक है। कोई भी दूषित वाचन कर रहा है उसमें मात्राओं का ज्ञान कराना है अच्छे से, तो क्या सहायक होगा ये पूछ रहा है यहाँ। प्रोजेक्टर सहायक होगा, लैक्टोमीटर सहायक होगा, या फिर सैटेलाइट सहायक होगा। तो सैटेलाइट तो बिल्कुल से अलग है, लैक्टोमीटर भी बिल्कुल अलग है, प्रोजेक्टर भी बिल्कुल अलग है। तो कॉपी सहायक कहा नहीं है ना, यहाँ पर कोई भी वैसा पर्टिकुलर सहायक नहीं है, तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निदानात्मक उपचारात्मकम शिक्षणे अन्योन्याश्रितौ स्तः। क्या कह रहे हैं? निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण जो हैं ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो क्या ये आश्रित हैं एक दूसरे पर? आम, नैव, कदापि न, या फिर अवक्तव्यम। आम मतलब होता है कि हाँ, नैव मतलब होता है नहीं, कदापि न मतलब कभी नहीं, या फिर अवक्तव्यम मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उपचारात्मक और निदानात्मक जो शिक्षण होते हैं, एक में तो ज्ञान कर लिया जाता है कि छात्र को क्या प्रॉब्लम है, और उपचारात्मक शिक्षण में उसका उपचार किया जाता है कि आखिर इसका इलाज कैसे हो रहा है, मतलब कि कैसे हो, तो डायरेक्ट उसका इलाज कर देना उपचारात्मक शिक्षण में आता है। निदानात्मक में उसका निदान करने पर विचार किया जाता है, मतलब उसका ढूंढा जाता है कि क्या क्या इसमें कारण है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ उपचारात्मक शिक्षण की बात आएगी तो निदानात्मक शिक्षण उसके पूर्व आ ही जाएगा। तो आम जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संप्रति विद्यालयेषु उपचारात्मक शिक्षण से आवश्यकता नास्ति। मतलब कि ये कह रहे हैं प्रायः विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, मैंने नहीं है बोल दिया। तो प्रायः विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। क्या सही है ये उत्तर? मतलब क्या रहेगा सही, है इनका कथन ठीक है? पहला ऑप्शन दिया है ए, नास्ति, बिल्कुल नहीं है विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता। यदा कदा मतलब कभी कभी जरूरत है, आम हमेशा जरूरत है, या फिर कदापि ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यदा कदा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा? नास्ति। तो नास्ति हो नहीं सकता क्योंकि उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता विद्यालय में है। तो आम जो है ये रहेगा सही उत्तर।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण विधि कीदृशी भवेत्। उपचारात्मक शिक्षण विधि है जो वो कैसी होती है? परंपरागत होती है, तैत्रीय विधि है, या फिर यत् किमपि ना कर सकते हैं यहाँ पर मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ये भी कह सकते हैं, या फिर वैज्ञानिक विधि है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण विधि है वो वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूषित उच्चारणे कारणम नास्ति, मतलब कि दूषित उच्चारण में कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है दूषित उच्चारण में? आप लोगों को ये बताना है। तो तस्य स्वास्थ्यम, बिल्कुल उसका स्वास्थ्य जो है वो कारण हो सकता है। निर्धनता, तो निर्धनता नहीं होगी। आगे तस्य बुद्धि, बिल्कुल हो सकती है। तस्य वाम हस्त लेखनम, ये भी हो सकता है, उल्टे हाथ से लिख रहा है। तो दूषित उच्चारणे कारणम नास्ति, दूषित उच्चारण में कारण नहीं है, ये बिल्कुल। तस्य निर्धनता, उसकी निर्धनता का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाचन दोष परिज्ञानाय उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यकता नास्ति। क्या कह रहे हैं कि वाचन दोष के ज्ञान के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता अस्ति, मतलब कि आवश्यकता होती है। तो ये क्या सही है क्या? ऑप्शन दिए हुए हैं असत्यमेव, यदा कदा, सर्वदा, या फिर नास्ति। तो वाचन दोष परिज्ञानाय उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यकता अस्ति। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो वाचन दोष के ज्ञान के लिए, देखिए ज्ञान शब्द दिया हुआ है ना, तो ज्ञान के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, ये है सही उत्तर। क्योंकि इसके लिए निदानात्मक शिक्षण जो है उसकी आवश्यकता रहेगी। क्या होगा सही उत्तर? डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षणे चयनित छात्रेभ्यः उक्ति भवेत् यत् भवन्ति दुर्बलाः सन्ति, मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण में एक प्रसिद्धि सी है, कहा सा गया है कि जो दुर्बल छात्र हैं ये तो इनके लिए है उपचारात्मक शिक्षण। तो क्या ये सही कहा गया है? जो भी ये कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण तो है ये दुर्बल छात्रों के लिए है, तो बिल्कुल करेक्ट पहला ही उत्तर रहेगा ये सही। आम, हाँ, उपचारात्मक शिक्षण जो है ये दुर्बल छात्रों के लिए है। अगले प्रश्न में क्या कहा है? उपचारात्मक शिक्षणम तेन छात्रेण प्रारभ्यते यह वाचन योग्यतायां मानसिक योग्यतापेक्षया प्रबलः अस्ति, दुर्बलः अस्ति, समः अस्ति, या फिर अवक्तव्यम। तो क्या कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण उन छात्रों के लिए प्रारंभ किया जाता है जो वाचन योग्यता में मानसिक योग्यता की अपेक्षा क्या है? प्रबल हैं या दुर्बल हैं या सम हैं, या फिर ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो दुर्बल हैं, दुर्बलः अस्ति, जो दुर्बल हैं, ये रहेगा सही उत्तर, दूसरे नंबर वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षणाय विद्यार्थिणां चयनम आवश्यकमस्ति, मतलब उपचारात्मक शिक्षण में या फिर उपचारात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थियों का चयन आवश्यक है। क्या चयन आवश्यक है? आम, हाँ आवश्यक है। नैव, नहीं आवश्यक है। कदापि ना, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। या फिर यदा कदा, कभी कभी आवश्यक है। तो उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों का चयन आवश्यक है, आम रहेगा, ये रहेगा उत्तर सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूषित वाचन कर्तॄणाम चयन विधि नास्ति, मतलब कि दूषित वाचन करने वालों की चयन विधि नहीं है, मतलब कि दूषित वाचन जो कर रहा है उनका चयन कैसे करें, तो इसकी विधि नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थिणाम निरीक्षणम, विद्यार्थियों का निरीक्षण। रुचि अभिज्ञान प्रश्नावली प्रयोगः, रुचि अभिज्ञान प्रश्नावली का प्रयोग। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी, शिक्षक और अभिभावक की संगोष्ठी। या फिर शिक्षक निर्मित वाचन परीक्षण, शिक्षक के द्वारा बनाया गया वाचक परीक्षण। तो क्या होगा सही उत्तर? दूषित वाचन करने वालों की चयन विधि क्या नहीं हो सकती? तो पहली हो सकती है, बिल्कुल विद्यार्थी हैं इसमें, और ये भी हो सकती है, लेकिन अभिभावक जो संगोष्ठी है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल से अलग है। शिक्षक का संबंध अभिभावकों से नहीं है। तो ये अपना जो है सही उत्तर रहेगा सी। और पहला प्रश्न दिया हुआ है भाषा संदर्भे
निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। मतलब क्या कह रहे हैं, भाषा संदर्भे, भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नार्थम, अर्थम दिया हुआ है तो के लिए, संदर्भे में सप्तमी का एक वचन है तो मैं आएगा। तो भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से उचित क्या है। तो क्या उचित है आपको बताना है। लिखा हुआ है विद्यार्थी भी केषांचन प्रश्नानां कृते एव उत्तरम सज्जीकरणीयम एवं प्रकारेण तैः बहु पठन समया रक्षिता भवति। मतलब कह रहे हैं कि विद्यार्थी कुछ प्रश्नों के लिए इस प्रकार से उत्तर को इकट्ठा करते हैं तो इनका बहुत सारा समय जो है वो सुरक्षित होता है निबंधात्मक प्रश्न के कारण से। दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन, एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रमम आवेशयति। मतलब कि इससे पूरा जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट होता है, मतलब कि पूरा जो अपन ने पाठ पढ़ा है वो आ जाता है उसके अंतर्गत। तीसरा दिया हुआ है विद्यार्थिनः सामर्थ्यानुसारम मूल्यांकने सहायकम भवति। मतलब कि विद्यार्थियों के सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में ये सहायक होता है। और ये मतलब जिसके कारण स्वस्य विचारान, मतलब अपने विचारों को लिखित भाषायाम, लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। तो विद्यार्थी अपने सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होता है और जिस कारण से वह अपने विचारों को लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। आगे क्या कह रहे हैं, एतत् विद्यार्थीनां परीक्षासु केषांचन प्रश्नानां उत्तरकरणार्थम सहायकम भवति। मतलब कि यह विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर करने में सहायक होता है। या फिर ये, तो क्या होगा सही उत्तर। सबसे पहले तो आपको यदि प्रश्न समझ में आता है तो ही आप उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आजकल प्रश्न का लेवल भी थोड़ा सा हार्ड रख रहे हैं। संस्कृत का ही, संस्कृत मतलब जो क्वेश्चन होता है उसमें हार्ड संस्कृत रखते हैं थोड़ी सी, तो भी दिक्कत होती है। लेकिन आपको ऐसे ही अभ्यास करते रहना है और रिपीटेशन बार बार चल रहा है तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, तो जो इसका होगा सही उत्तर सी। जो सबसे ज़्यादा अच्छा उत्तर है ये सी है कि विद्यार्थी अपने सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होता है और जिसके कारण से वह अपने विचारों को लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त कर सकता है। तो किस कारण से, निबंधात्मक प्रश्न के लिए है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दिव्यांगानाम लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। मतलब कि जो दिव्यांग हैं तो उनके लिए लेखन कौशल बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता है। कोई दिव्यांग है और उसमें लेखन कौशल का विकास करना है तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी आपको ये बताना है। समीचीन शब्दावल्याः प्रयोगा, समीचीन शब्दावली का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुंदराणी हस्ताक्षराणी। मतलब कि सुंदर हस्ताक्षर हो। विचाराणाम मौलिकता, विचारों की मौलिकता हो। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, यहाँ कहा गया है लेखन कौशल वर्धनार्थम, लेखन कौशल में वृद्धि करना है उसके। या फिर प्रतीकात्मक भाषायाः प्रयोगः, मतलब कि सिंबॉलिक जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग करना। तो दिव्यांगों के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है लेखन कौशल बढ़ाने के लिए समीचीन शब्दावली का प्रयोग हो। मतलब कि जो भी दिव्यांग हैं उनको यदि आँखों की प्रॉब्लम है तो अच्छे से अक्षर बड़े बनाए जाएं। इस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग किया जाए कि अच्छे से उनको समझ में आए। तो समीचीन शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। अपन को ये देखने में ठीक लग रहा था, अलग सा था कि प्रतीकात्मक भाषा होगा, लेकिन जो प्रतीकात्मक भाषा आदि है वो समीचीन शब्दावली के अंतर्गत आ जाया करती हैं। तो इस कारण से अपन इसको भी नहीं लेंगे। और जो CTET है उसने ये वाला आंसर जो है सही दिया था, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। क्या कह रहे हैं कि भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम, भाषा में निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए कस्योपरि बलम देयम, मतलब किसके ऊपर ज़्यादा बल दिया जाए। शुद्धोच्चारणम, शुद्धोच्चारण पर। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, विभिन्न संदर्भ में भाषा के प्रयोग पर। उन्नत शब्दावली पर या फिर परियोजना कार्य पर। तो किस चीज़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये दिया है कि भाषायाम निरंतर, तो भाषा में निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए तो किस चीज़ पर बल दिया जाना चाहिए।
बताना है आप लोगों को क्या होगा इसका सही उत्तर। तो भाषा की चर्चा की गई है, तो भाषा के प्रयोग के सामर्थ्य में, मतलब कि विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, ये वाला होगा सही। भाषा प्रयोग के सामर्थ्य पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा की निरंतरता के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है? बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग, ये होगा क्या? तो देख लेते हैं पहले। बहुभाषिकता मतलब भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम, मतलब कि भाषा के सीखने में, भाषा के अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्या ये? या फिर भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति, भाषा अधिगम में समस्या को पैदा करता है। या फिर भाषा शिक्षण एका बाधा, भाषा शिक्षण में एक बाधा है। या फिर भाषा संसाधनानाम कृते प्रमादकारी, या फिर भाषा संसाधनों के लिए प्रमादकारी है। क्या होगा सही उत्तर? जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है ये बहुभाषिकता है, तो ये भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है ये होगा इसका सही उत्तर। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जब अभी वर्ग 1 का एग्ज़ाम ये निकाला है, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों को लगाया था। मतलब कि मैंने यूपी की जो टीईटी की बुक्स आती हैं उनमें से भी क्वेश्चंस लगाए थे, सीटीईटी की जो बुक्स आती हैं उनके भी क्वेश्चंस लगाए थे। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये थी कि जो अपने मध्य प्रदेश में पुस्तक छपती हैं उनमें क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं मिलते हैं लगाने वाले, और यहाँ पर अलग से प्रकाशित नहीं थी संस्कृत की बहुत सारी पुस्तकें, 1-2-3 प्रकाशन ने की थी, लेकिन उनमें उतना ज़्यादा मुझे मैटर नहीं लगा कि इसमें है, तो फिर और ज़्यादा यहाँ वहाँ से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की थी। तो आप लोग भी जितने हो सके उतने क्वेश्चंस लगाएं, और मैंने ये अनुभव भी किया है कि अधिकतर पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में से आता है जो आपने पहले लगाए हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा या फिर व्याकरण भाषा। तो भाषा का मौखिक प्राथमिक रूप आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है जो कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा या फिर व्याकरण भाषा। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो प्राथमिक रूप जो होता है वो संकेत रूप में होती है भाषा। कौन सी? साइन लैंग्वेज। तो ये होगा सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्व अनयोर मध्ये अधस्तनेषु कः पक्षः साधु इति भवान भवति चिंतयति। मतलब क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर में कथा और कवित्व, कथा और कविता अनयोर मध्य, इन दोनों में नीचे अधस्तनेषु, नीचे दिए गए, कः पक्षः, कौन सा पक्ष, इति भवान चिंतयति, आप सोचते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बताया है, प्राथमिक स्तर के लिए बताया है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। पहला, विभिन्न मुख्य नामधेयानाम उदाहरणानाम पुनरावृत्ति बहुवारं भवितव्यम। दूसरा दिया हुआ, विशिष्ट लेखकानाम कवित्वम तथा कथाश्च। तीसरा दिया हुआ है, ते मूल्य परकाः भवेयु। या फिर कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली दृष्टया समृद्धौ भवेताम। तो क्या होगा इसका सही उत्तर बताना है आप लोगों को। प्रश्न पहले एक बार और देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर जो है, तो प्राथमिक स्तर पर कथा तथा कवित्व के मध्य क्या ठीक है? साधु शब्द दिया हुआ है ना, तो साधु मतलब होता है ठीक। कौन सा पक्ष ठीक है ये आपको सोच करके यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ नीचे दिख ही रहे होंगे। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर है ये है डी नंबर का, ये वाला, कि कथा तथा कवित्व इन उभयमपि, मतलब दोनों में शब्दावली की दृष्टि से समृद्ध भवेताम, शब्दावली की दृष्टि से ये समृद्ध हों। यहाँ पर विशिष्ट लेखक और लेखकों की कविता और कहानी से मतलब नहीं था, यहाँ पर मुख्य उदाहरणों की प्रवृत्ति से भी मतलब नहीं था, और मूल्यांकन परक हों ये ठीक है, लेकिन दोनों की चर्चा की गई थी। तो अपन जो सोच रहे हैं ये होगा अपनी दृष्टि से, ये वाला उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि वोकैबलरी जो है वो अच्छी हो इन दोनों में। कथा में भी वोकैबलरी की ज़रूरत है, और जो दूसरा साहित्य है कथा साहित्य, उसमें भी वोकैबलरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। क्या कह रहे हैं कि भाषायाम मतलब भाषा में व्याकरण शिक्षणम, भाषा में व्याकरण शिक्षण
कस्य समीकरणाय किस समीकरण के लिए सहायक हैं। तो भाषा में व्याकरण शिक्षण किस समीकरण के लिए आवश्यक हैं। तो संख्यात्मकता के लिए न्यूमेरिक, या फिर साक्षर के लिए साक्षरता के लिए, शुद्धता के लिए, या फिर वाक् प्रवाह के लिए। तो किस लिए होगा बताने की कोशिश करना है। भाषायाः व्याकरण शिक्षणं कस्य समीकरणाय सहायकं भवति। तो देखिए यहाँ पर व्याकरण की बात की गई है, और जब व्याकरण की बात आती है तो शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्या पर ध्यान दिया जाता है? शुद्धता पर। तो ये जो सी दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि प्रश्न दिया हुआ है, लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबद्धमस्ति। क्या कह रहे हैं? लेखन परंपरायाम मतलब लेखन परंपरा में, अधस्तनेषु नीचे लिखे हुए में, लेखन परंपरा के नीचे लिखे हुए में किम संबद्ध अस्ति क्या संबंध है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राह्म चिन्हानाम सम्यक प्रयोगः, ब्राह्म चिन्हों का सही प्रयोग, समीचीन शब्दावली, या फिर कथा विचार, या फिर कल्पना। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? इसका उत्तर होगा ए, मतलब कि लेखन परंपरा की चर्चा है ना, तो लेखन परंपरा का नीचे दिए गए में से किससे संबंध है, लेखन परंपरा का किससे संबंध है। तो ब्राह्म चिन्हों का सम्यक प्रयोग ही लेखन परंपरा से संबंधित है, मतलब कि ब्राह्म चिन्हों का सही प्रयोग किया जाना चाहिए, ये रहेगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है, भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य कः स्यात्, मतलब कि भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलनम, मतलब विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करना। अधिगमे त्रुटीनाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, मतलब अधिगम में त्रुटियों का निरीक्षण करके न्यूनताओं का जो कमी रह गई है उनका परिष्करण करना, ठीक करना। विद्यार्थिषु त्रुटीनाम अन्वेषणम, विद्यार्थियों की त्रुटियों को खोजना, अन्वेषण मतलब होता है खोजना। विद्यार्थीनाम प्रदर्शनम दृष्ट्वा प्रोन्नतिम कृते निर्णयः, मतलब कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन देखकर उनकी प्रोन्नति करना, मतलब कि प्रमोशन करना अगली कक्षा में या फिर कहीं भी। तो भाषा में मूल्यांकन की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो जब भाषा में मूल्यांकन की आवश्यकता के बारे में पूछेंगे तो ये तो प्रश्न जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल से गलत हो जाएगा। उपलब्धियों का आकलन भी यहाँ पर नहीं होगा, और त्रुटियों का अन्वेषण हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा सही ये वाला है, मतलब कि अधिगमे, ये सबसे ज़्यादा सही दिख रहा है। अधिगमे त्रुटीनाम निरीक्षण, मतलब अधिगम में त्रुटियों का निरीक्षण और न्यूनता का परिष्करण करना, ये रहेगा सही उत्तर। तो जो इसका बी है ये रहेगा सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारं भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति, मतलब कि किस उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आभ्यंतर स्वरस्य और वाचनार्थम श्रवणार्थंच, मतलब आभ्यंतर स्वर के और वाचन के और श्रवण के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर जीवनस्य विविध आवश्यकतानां परिपूर्णार्थम, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर जीवन की विविध दशाओं के ज्ञान के लिए, या फिर भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम, मतलब कि भाषा बोध के अध्ययन के लिए जो है भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है, एक थोड़ा सा लंबा है प्रश्न। कदाचित काचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवतः प्रांतम आगच्छति, मतलब कि कोई बालिका है और वो हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्य से, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उस राज्य से आपके राज्य में आती है। तथा भवता संबंधी भाषा प्रयोगः प्रमादान करोति, और वो आपके प्रांत में जो भाषा बोली जाती है उसको बोलने में प्रमाद करती है, मतलब उसे आती नहीं है वो भाषा, थोड़ा सा आलस करती है। तदा एकः अध्यापकः भूत्वा, तो आप एक अध्यापक होकर
अधस्तनेषु नीचे दिए गए कथनों में किम युक्तमिति भवान भवति चिंतयति, मतलब आप क्या युक्ति सोचेंगे, नीचे बताया गया है। प्रतिदिनम अर्धघंटाम यावत् नूतन अभ्यासस्य करणीयः, प्रतिदिन आधा घंटा तक नया अभ्यास उसे करने के लिए कहेंगे। या फिर तस्य मातृभाषा प्रभावः अधीयमान नूतन भाषायाः उपरि न स्यात्, मतलब कि उसकी मातृभाषा का जो प्रभाव है वो नई भाषा के ऊपर नहीं होता है, जो उसने नई सीख रही है वो। तस्याः भाषा प्रयोग प्रमादानां विषये वारंवार स्मरणीयम, उसकी भाषा का जो वो प्रयोग कर रही है तो उसके जो प्रमाद कर रही है भाषा के प्रयोग में उसको अपन बार बार बोलेंगे। तस्यैः समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशाः देया, मतलब कि उसे अच्छी भाषा प्रयोग करने के लिए अवकाश देंगे कि हाँ तुम अच्छी भाषा का प्रयोग करो। तो क्या होगा सही उत्तर, बिल्कुल ठीक होगा यही, तस्यैः समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशाः देया, उसको बहुत अवकाश देंगे, थोड़ा अवकाश देंगे कि वो और अच्छी भाषा का प्रयोग कर सके, ये रहेगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयस्य कश्चन विद्यार्थिनः श्रवणवाचनकौशलयोः विकासनार्थं निम्नलिखित पद्धतिषु का व पद्धति उपयुक्ता भवति, मतलब कि प्राथमिक स्तर के किसी विद्यार्थी, कोई प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी है, प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी है, उसे श्रवण और वाचन कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त है। तो कौन कौन से हैं, एक तो श्रवण कौशल है और दूसरा वाचन कौशल है, इन दोनों के। तो पहला ऑप्शन है अभिनय और वार्ता, मतलब कि अभिनय और वार्ता ठीक रहेगा उनके लिए, या फिर अभिनय और संवाद ठीक रहेगा, या फिर कथा श्रवण और श्रुतलेख ठीक रहेगा, या फिर काव्य पाठ तथा भाषा प्रयोगशाला ठीक रहेगा। तो प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं जिनका श्रवण और वाचन कौशल का अपन को विकास कराना है, तो सही क्या रहेगा, श्रवण और वाचन कौशल के विकास के लिए अभिनय और संवाद जो है ये उचित रहेगा, ये रहेगा सही उत्तर इसका। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि ये किस लेखक ने कहा है। बालाः भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमतां पुरस्कृत्य उत्पन्नाः भवन्ति, मतलब कि बालकों में भाषा अध्ययन की क्षमता पुरस्कृत करके ही उत्पन्न होती है। उनको यदि पुरस्कृत किया जाए, बार बार बोला जाए, तो फिर उनकी जो भाषा की क्षमता है वो और ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये किसने कहा था, ऑप्शन दिए हुए हैं वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे या फिर चॉम्स्की। तो ये जो कथन था ये चॉम्स्की महोदय का था, डी रहेगा इसका सही उत्तर ये वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषायाः सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थं मूल्यांकने सर्वाधिक प्रयुक्त प्रश्नः कीदृशः भवति, मतलब कि भाषा के सामान्य अवगमन के ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन से हैं, या फिर सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन से होते हैं ये बताना है। तो मूल्यांकन के लिए पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ मूल्यांकन की बात आ जाए तो वहाँ पर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को ज़्यादा पूछने की क्षमता, मतलब कि वो किया जाता है, पूछे जाते हैं। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सामान्य अवगमन का जो ज्ञान है कि सामान्य रूप से इसे क्या आ रहा है, क्या ये पढ़ रहा है, तो ये सामान्य रूप से जानने के लिए अपन को मूल्यांकन जो प्रश्न हैं वो कैसे होने चाहिए, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होने चाहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है। भाषायाः उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यः कः, मतलब कि भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, भाषा में उपचारात्मक शिक्षण जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण में उपचार करना होता है, जो भी बालक त्रुटियां करता है उनको ठीक करना है। तो विद्यार्थीनां प्रारंभिक त्रुटीनां निवारणम पहला दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ये सही दिया है कि प्रारंभिक त्रुटियों का निवारण। ज्ञान संबंधी त्रुटीनां परिष्करणम, ज्ञान संबंधी त्रुटियों का परिष्करण करना। विद्यार्थिषु आत्मविश्वास भावनायाः विकासः, आत्मविश्वास की भावना का विकास। उपर्युक्तम सर्वमपि, मतलब उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा सही उत्तर, यही रहेगा सही आंसर, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे ठीक हैं।
अभ्यास कारणे विद्यार्थीनां विकासे कीदृश ध्यान से कीदृक्षतिः भवति। तो क्या कह रहे हैं, रटनाभ्यास कारणेन मतलब रटने का अभ्यास करने से या फिर रटने के कारण से विद्यार्थियों के विकास में कौन सी क्षति होती है। कीदृशी क्षति ही दो शब्द निकलेंगे यहाँ पर, एक तो कीदृश और दूसरा क्षति। तो कीदृशी मतलब कैसी और क्षति मतलब क्षति। तो रटने के कारण से विद्यार्थियों में कैसी क्षति होती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृताः भवन्ति। कक्षा अध्यापन क्रमात् वे कक्षा के अध्यापन क्रम से दूर हो जाते हैं। ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं ददातु असक्ताः भवन्ति, वह अध्ययन के ऊपर समुचित ध्यान देने में असक्त हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तेषां बुद्धेः विकासः न भवति, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जो डी नंबर वाला है ये सही होगा, क्योंकि उनका आत्मविश्वास नष्ट होता है उससे। यदि वो रटने पर ज़्यादा जोर देगा तो फिर चीज़ को समझेगा नहीं, वो केवल रटने पर ही अपना फोकस रखेगा, उसे विषय से कोई मतलब नहीं है कि क्या पढ़ा रहा है अध्यापक क्या नहीं है, केवल रटना है, तो इससे उसके आत्मविश्वास में कमी आएगी। ये रहेगा सही उत्तर। और जो CTET की आंसर की है 2018 का है ये, तो उसमें यही उत्तर दिए हुए हैं। तो क्रमशः मैंने जो आंसर की फाइनल आंसर की थी उसी से आंसर टिक किए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धतेः एषः लाभः अस्ति। देखिए, आगमन पद्धति का आपने नाम सुना होगा, वही है यहाँ पर आगमनात्मक पद्धति, मतलब आगमन विधि। तो भाषा शिक्षण की जो आगमन विधि है तो उसका ये लाभ है, कौन सा लाभ है, कक्षाम अनुशासनम रक्षितम भवति, मतलब कक्षा में अनुशासन बना रहता है। आगे क्या कह रहे हैं, विद्यार्थी अल्पे समये अधिकम पठितुम शक्नोति, विद्यार्थी कम समय में अधिक पढ़ सकता है। विद्यार्थी भी गृह कार्यम करणस्य आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है आगमन विधि में। या फिर विद्यार्थिनः रटनाभ्यासम न कुरुः, विद्यार्थी रटने का अभ्यास नहीं करता है। तो सही क्या रहेगा, यही अपना जो ऑप्शन है ये डी सही रहेगा, क्योंकि जो आगमन विधि है, आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है कार्य। तो उदाहरण जब उसको प्रस्तुत किए जाएंगे और समझाया जाएगा तो स्वयं नियम बना लेगा, और नियम बना लेगा तो वहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये रहेगा अपना डी जो है सही उत्तर रहेगा। आगमन विधि के संदर्भ में यही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा तावत् अभिव्यक्तेः स्वामत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम डैश डैश दिया हुआ है, खाली स्थान है, माध्यमम अस्ति, मतलब कि भाषा अभिव्यक्ति का और अपने मत को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है, प्रचार है या फिर संग्रह है, विनिमय है या फिर उपर्युक्त सभी, मतलब कि भाषा को अभिव्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है। तो विनिमय एक ऐसी चीज है, विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। तो आदान प्रदान के माध्यम से स्वामत व्यक्तीकरणस्य, अपने मत को अपन व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को सामने वाले के पास रख सकते हैं। ये रहेगा सही उत्तर। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला चौथे प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति, मतलब कि भारतीय छात्रों के लिए किस शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब कि भारतीय छात्रों के कौन सी शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है भारतीय छात्रों के लिए। मातृभाषा दिया हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया हुआ है मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा। तो मातृभाषा और आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा का अपि तीसरा भाषा, तो कोई भी तीसरी भाषा, क्या होगा सही उत्तर इनमें से। तो भारतीय छात्रों के लिए जो शिक्षण है, भारतीय छात्रों को शिक्षण कराना है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है मातृभाषा की, सबसे ज़्यादा मातृभाषा की आवश्यकता है। ये रहा था वहाँ पर सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या, क्या कह रहे हैं, अभिव्यापक कक्षायाम मतलब कि ये कहें समावेशी शिक्षा वाली कक्षा में भाषा शिक्षण में इयम एका समस्या, ये एक समस्या होती है, मतलब कि
जो समावेशी कक्षाएं होती हैं उन अभिव्यापक कक्षाओं में एक ये समस्या होती है। कौन सी समस्या होती है? विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, मतलब कि विद्यार्थियों की योग्यता के विषय में अक्षमता होती है कि ये विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मतलब इसे बहुत आता है, या ये इंटेलिजेंट है, ये नहीं है। विद्यार्थीषु परस्पर रुचि भेदः, विद्यार्थियों के परस्पर रुचि भेद की समस्या होती है। उपर्युक्त भाषाधिगम वातावरण विकासानुकूलतया असमर्थ्याः, मतलब कि भाषाधिगम, भाषा को समझने में वातावरण के अनुकूल उनके काम नहीं होता है, वो असमर्थ होते हैं, ये कहा है। या फिर उपर्युक्ताधिगम सामग्री अभाव, मतलब कि उपर्युक्त अधिगम सामग्री का अभाव है, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। तो एक समस्या जो है समावेशी शिक्षा की जो कक्षाएं होती हैं उनमें यही होता है कि विद्यार्थियों में परस्पर रुचि भेद होता है, ये रहेगा सही उत्तर। एक ये समस्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 6वें प्रश्न पर। दिया हुआ है अधस्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतमम नास्ति। मतलब क्या कह रहे हैं? अधनस्तेषु, मतलब अधस्तनेषु, मतलब अध मतलब होता है नीचे, तो नीचे दिए गए कतमम उत्तर, मतलब कि कौन सा उत्तर मातृभाषा शिक्षणोपयोगी, मातृभाषा के शिक्षण में उपयोगी, ज्ञान लक्ष्येषु, ज्ञान के लक्ष्य में, अन्यतमम नास्ति, दूसरा नहीं है। तो बताना है आपको नीचे जो उत्तर दिए हुए हैं उनमें से मातृभाषा के शिक्षण में अन्यतमम नहीं है, मतलब कि दूसरा नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं क्रमशः उच्चारण से ज्ञानार्जनम, उच्चारण का ज्ञानार्जन, भाषागत विभिन्न प्रकाराणाम लेखानाम ज्ञानार्जनम, भाषागत विभिन्न कारणों का और लेखों का ज्ञानार्जन। आगे कहा है भाषा तत्वानाम प्रभूत ज्ञान से प्राप्ति, भाषा तत्व के ज्ञान की प्राप्ति, बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति। या फिर विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, विषय वस्तु का ज्ञानार्जन। तो इनमें से अन्यतम कौन सा है, मतलब कि इनमें अलग कौन सा है, आपको ये बताना है। और प्रश्न पहले एक बार और समझ लें क्या कहा है। नीचे दिए गए इन उत्तरों में मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी कौन नहीं है, ये सीधा सीधा बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, मतलब कि विषय वस्तु का जो ज्ञानार्जन है ये ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। और ये जो CTET थी उसमें, ये CTET के आंसर सीट में ये उत्तर दिया हुआ है। तो विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, मतलब कि विषय वस्तु का ज्ञानार्जन करना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मातृभाषा की यहाँ पर चर्चा हो रही है और मातृभाषा में कोई विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी मातृभाषा सिखाई जा सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, देखिए उपचारात्मक शिक्षण पद्धति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। एक तो होती है निदानात्मक शिक्षण पद्धति और दूसरी होती है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। तो निदानात्मक शिक्षण पद्धति में तो ज्ञान किया जाता है कि बच्चे को समस्या क्या है, और उसका जब उपचार होगा तो वो होगी उपचारात्मक शिक्षण पद्धति, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, मतलब उसको दूर किया जाएगा, तो वो हो जाएगा फिर अलग। तो यहाँ अपना सही उत्तर क्या रहेगा देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या है? व्यतिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुतिम करोति, व्यतिक्रम में समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है या फिर प्रस्तुत करता है। समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति, समस्याओं के लिए भाषा सिद्धांत का ज्ञान दिया जाता है इसमें। या फिर समस्या अभिज्ञानार्थम उपेक्षित काठिन्यस्य स्तरम वर्धयति, मतलब कि समस्या के अभिज्ञान के लिए उपेक्षित काठिन्य का स्तर बढ़ाया जाता है, मतलब कि समस्या का ज्ञान करने के लिए जो कठिनता का स्तर है उसे बढ़ा दिया जाता है। या फिर अगला दिया हुआ है समस्यानां समाधाने साफल्यम प्रति प्रयाति, क्या कह रहे हैं? समस्यानां समाधाने, समस्याओं के समाधान के लिए साफल्यम प्रति प्रापयाति, मतलब समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और यही उत्तर अपना सही रहेगा कि वहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उनको सफलतापूर्वक हल किया जाता है। सीधा सीधा उपचारात्मक जो ये शब्द दिया हुआ है इससे यही अपन को यहाँ पर लेना है, जो भी बच्चों की समस्याएं हैं तो उनको अलग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? थोड़े से प्रश्न कठिन हैं और मुझे भी प्रश्न को समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने एक बार ही ये प्रश्न देखे हैं। और लेकिन हाँ, आंसर जो ये दिए हुए हैं सारे के सारे आंसर मैंने उसी में से टिक किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
तो बिल्कुल से आंसर आपके सारे के सारे करेक्ट है, लेकिन हाँ थोड़ा सा भाषा शैली में उनका मतलब अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करें, बिल्कुल से समझ में आएगा। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति। देखिए मैंने भी वर्ग 1 की और वर्ग 2 की तैयारी की थी, तो मैंने भी उस टाइम पर ऐसे ही क्वेश्चंस लगाए थे बहुत सारे, और एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जो मुझे बिल्कुल समझ में भी नहीं आए। एक दो क्या बहुत सारे क्वेश्चन रहे होंगे जो मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन ऐसे ही समझ के और उनका जो शब्द दिए हुए थे उन शब्दों को ध्यान से देखा कि ये लिखा है तो इसका ये हो सकता है, तो फिर जाके कुछ बने थे। तो बहुत एक हिसाब से बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, मतलब कि भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य सामग्री की उपयुक्तता होती है। कि क्यों होती है या फिर होती है क्या, यहाँ पर अपन को खाली स्थान में भरना है, तो क्या होती है ये देख लेते हैं। शुद्ध उच्चारणार्थम, क्या शुद्ध उच्चारण के लिए उसकी आवश्यकता होती है, मतलब उपयुक्तता होती है, उपयोगी होती हैं, या फिर शुद्ध लेखन के लिए उपयोगी होती हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री, या फिर शुद्ध पठनार्थम, शुद्ध पढ़ने के लिए होती हैं, या फिर ना कथनचित। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री भाषा शिक्षण की जब बात की जाती है तो तीनों ही ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, और आंसर शीट में यही उत्तर दिया है, तो ना कथनचित ये रहेगा सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकास समस्या नास्ति इति सूचयति, मतलब नीचे दिए गए उत्तरों में, नीचे दिए गए कौन से उत्तर में प्रादेशिक भाषा के विकास की समस्या नहीं है, प्रादेशिक भाषा विकास की समस्या नहीं है, ये सूचित करता है। तो कौन सी समस्या नहीं है? बोधने अस्पष्टता, बोधन में अस्पष्टता है। अनुवाद विषयक समस्या, अनुवाद में समस्या, अनुवाद विषय में समस्या, या फिर अनुवाद करने में समस्या, अनुवाद आदि करने में समस्या। अस्मिन् विषये जनानां परिचय अभावः, इस विषय में लोगों के परिचय का अभाव है। और सुविधानां अभावः, सुविधाओं का अभाव है, ये रहेगा। तो सही क्या होगा? निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकास समस्या नास्ति, मतलब कि प्रादेशिक भाषा विकास की समस्या नहीं है, ये सूचित कर रहा है। तो अस्मिन् विषये जनानां परिचय अभावः ये है, ये बिल्कुल से यहाँ पर अलग हो जाएगा उत्तर, और जो नास्ति दिया हुआ है नेगेटिव उत्तर ढूंढना था, तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। इस विषय में लोगों के परिचय का अभाव है। आगे चलते हैं। यदा छात्राः ब्राह्मादि चिह्न विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिताः भवन्ति तदा ते, क्या कह रहे हैं? यदा मतलब जब, छात्राः मतलब छात्र, जब छात्र ब्राह्मादि चिह्न, तो ब्राह्मादि चिह्न जो हैं उनके विषयक मतलब विषय में कौशल वर्धनार्थम, कौशल वर्धन करने के लिए, मतलब कि ब्राह्मादि चिन्ह सीखने के लिए क्या करता है? शिक्षित होता है। तो वो तदाते, तो वो क्या कर रहा है? आगे देख लेते हैं ऑप्शन में। भाषण कौशलम वर्धिष्यन्ति, उसका भाषण कौशल बढ़ेगा यदि ब्राह्म चिन्हादि के कौशल के विकास के बारे में वो शिक्षित होगा, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्राह्म चिन्हों का संबंध भाषण से तो नहीं है। स्वस्य सृजनात्मकम वर्धापयन्ति, मतलब अपनी सृजनता को बढ़ाएगा वो, ये भी गलत है। स्व अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यति, अपना अधिगम कौशल सुदृढ़ करेगा, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। शुद्ध लेखन शुद्धताम प्राप्स्यन्ति, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ठीक तो ये भी लग रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा ठीक है वो ये है कि लेखन शुद्धताम प्राप्स्यन्ति, वो लेखन की शुद्धता को प्राप्त करेगा। ब्राह्म चिन्हादि का जब प्रयोग सही से करने लगेगा तो उसकी लेखन शुद्धता बढ़ेगी, ये है सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु, ध्यान से, निम्नलिखितेषु का व पद्धति शिक्षण पद्धति, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में का व पद्धति, कौन सी वह पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, मतलब कही जाती है। निम्नलिखित में कौन सी वह पद्धति शिक्षण पद्धति कही जाती है, आप लोगों को ये बताना है। तो चयन पद्धति क्या शिक्षण पद्धति कही जाती है? रुचि पद्धति शिक्षण पद्धति कही जाती है? प्रेरणा पद्धति शिक्षण पद्धति कही जाती है? या फिर उपर्युक्त सर्वमपि, या फिर सभी? तो चयन पद्धति तो शायद हमने नहीं देखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
और रुचि पद्धति भी नहीं देखा है। एक प्रेरणा पद्धति जरूर होती है, ये भी नीचे वाला उपर्युक्त गलत हो जाएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? जो प्रेरणा पद्धति है ये रहेगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है भाषार्जन सामर्थ्यम नाम, मतलब कि भाषा अर्जन का जो सामर्थ्य है वो क्या है? व्याकरणस्य विश्लेषणम वोदनार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति, मतलब कि व्याकरण को के विश्लेषण करने के लिए उसका बोध करने की एक पद्धति है। या फिर मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, मतलब कि मानवगत व्यवहार की जो सहज प्रतिभा है उसके कारण से भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया है। केवल आवश्यक शब्दावल्याः प्रयोगः, केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग है भाषार्जन का सामर्थ्य। तादृशस्य वातावरणस्य निर्माणं यस्मिन् बालकाः मातृभाषा अध्ययनं कुर्युः, ऐसे वातावरण का निर्माण जिसमें बालक मातृभाषा का अध्ययन करे, ये कह रहे हैं। क्या होगा सही उत्तर इसमें 13वें प्रश्न का? तो सही उत्तर रहेगा बी, जिसमें कहा हुआ है मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, मतलब कि जो भाषार्जन है, भाषा का अर्जन यही है कि मानवगत सहज प्रतिभा या मानव के अंदर जो सहज प्रतिभाएं हैं उनके कारण से भाषा अध्ययन की एक प्रक्रिया है, बस ये कहा। आगे चलते हैं। भाषाध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति, भाषा अध्यापक जो है वो इस प्रकार से लेखन कौशल सिखा सकता है। तो किस प्रकार से? ज्ञानवर्धक विचाराणाम सहायेन स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखितुम उक्त्वा, मतलब कि ज्ञानवर्धक विचारों को या फिर ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से अपने शब्द मातृभाषा में लिखित्वा उक्त्वा, मतलब बोलकर लिखाता है या फिर लिखकर बोल करके। छात्रान लेखादीन पठितुम सूचित्वा, मतलब कि छात्रों को लेख आदि पढ़कर सूचित करके। और या फिर श्रुत लेखनम, यहाँ पर श्रुत लेखन करना है, या फिर श्रुत लेखन के द्वारा, या फिर छात्राणाम कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेशः, या फिर छात्रों के लिए स्पष्ट रूप से लिखित आदेश देकर। क्या होगा 14वें का सही आंसर? तो अध्यापक अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति, अध्यापक इस प्रकार से लेखन कौशल का शिक्षण करा सकता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से मातृभाषा में बोल करके लिखा सकता है, ये रहेगा सही उत्तर। इस कारण से लेखन कौशल को और अच्छा बना सकता है, सिखा सकता है। अगला प्रश्न है कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान प्रश्नान पृच्छति, मतलब कि कक्षा में कोई छात्र है और वो पाठ्यमान संदर्भे, तो वो पाठक जो पाठ चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ क्लिष्ट प्रश्न पूछता है। तो तदानीम किम क्रियते, वो क्या कर रहा है? यदि कोई छात्र है और वह पाठ्य के संबंध में, जो भी पाठ्य चल रहा है उसके संबंध में कोई प्रश्न पूछता है तो उसके पूछने को क्या कहेंगे? तदानीम किम क्रियते, वो क्या कर रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधानम चर्चयितुम प्रयत्नं करोति, बिल्कुल ठीक है कि पुस्तके पठित्वा, पुस्तक को पढ़ करके उसके पश्चात शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करता है। छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासिता भवितुम सूचना क्रियते, मतलब कि छात्र को डांट करके और ये कहना है कि आप अनुशासन में रहें। यदि वह विषय के कुछ कठिन प्रश्न पूछता है या फिर अन्य प्रश्न पूछ लेता है तो तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते, मतलब उसी क्षण जाकर के कहीं और फिर अच्छे से पढ़ करके आ करके और शंका का समाधान करना, ये होगा क्या? या फिर तादृशान सर्वान अपि प्रश्नान लिखित्वा अनंतरे दिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते, मतलब कि उसने जो प्रश्न पूछे हैं उसके सभी प्रश्नों को लिख करके और अगले दिन आ करके और फिर समाधान देना। तो ये भी बिल्कुल से गलत होगा और ये वाला भी होगा। तो वैसे मेरे हिसाब से तो जो सही होना चाहिए था ये पहला वाला सही होना चाहिए था, क्योंकि बच्चा
क्या करना चाह रहा है? पुस्तके पठित्वा पश्चात, पुस्तक को पढ़ने के पश्चात शंका समाधान चर्चयितुं प्रयत्नं क्रियते, मतलब कि शंका समाधान करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये आंसर की में उत्तर है ये लिखा हुआ है, छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासिता भवितुं सूचना क्रियते, मतलब कि छात्र को डांट करके और अनुशासन में रहने को कहा है। यदि वो कुछ ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछता है, जो भी विषय चल रहा है उससे अलग भी पूछ लेता है, तो ये उत्तर सही है। तो ये उत्तर वहाँ पर दिया गया था, लेकिन अपन को देखने में ये उत्तर सही लग रहा है। चाहे पहला, भाषा कौशलस्य मुख्य विभागाः सन्ति। भाषा कौशल के मुख्य विभाग हैं, कौन से हैं मुख्य विभाग, मतलब कितने हैं और कौन से हैं, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। तो जो भाषा कौशल है, ऑप्शन में दिया है 4, 5, 6 और 7। तो भाषा कौशल के मुख्य विभाग कितने हैं? तो मुख्य विभाग 4 होते हैं, और आप लोगों को पता ही होगा, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो इस प्रकार से कौन कौन से हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है, और इसको अलग अलग प्रकार से भी पूछ लेता है। जैसे कि सोपान एक शब्द है, सोपान लिख देता है, विभाग लिख दिया, यहाँ पर प्रकार लिख दिया। ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के और आप लोगों को भ्रमित करने के लिए पूछ लेता है। तो सही उत्तर क्या होगा अपना? ये 4। आगे, भाषा कौशलेषु परिगणितम नास्ति। जो भाषा कौशल है, भाषा कौशल में परिगणित नहीं किया गया है, मतलब गिना नहीं गया है। भाषा कौशल में क्या नहीं गिना गया है? पहला, लेखन कौशल बिल्कुल गिना गया है, वाचन कौशल ये भी गिना गया है, युद्ध कौशल ये थोड़ा सा अलग है इससे, एक है श्रुति कौशल, तो ये भी गिना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग कौन सा है? तो युद्ध कौशल बिल्कुल से अलग है। युद्ध कौशल जो है भाषा कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो श्रुति कौशल है, इसे अपन श्रवण कौशल भी कहते हैं। श्रवण कौशल का ही एक दूसरा नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो यदि ऐसा भी पूछा जाए कि श्रुति कौशल क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ श्रवण कौशलेषु प्रथमस्तु सामान्य श्रवणमस्ति और द्वितीयः कः। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछ क्या रहे हैं कि जो श्रवण कौशल है उसका पहला भेद कह लें या पहला भाग कह लें, तो ये एक तो है सामान्य श्रवण, तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रागात्मक श्रवण है क्या? रागात्मक श्रवण तो नहीं सुना हमने। नासिका श्रवण, नासिका से श्रवण तो अपन ने सुना नहीं। मुख श्रवण ये भी नहीं सुना। दूसरा है चयनात्मक श्रवण, तो ये जो सी नंबर का है ये रहेगा अपना सही आंसर। क्या होगा? चयनात्मक श्रवण जो है ये रहेगा सही उत्तर। सी जो है ये ऑप्शन अपना सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है सामान्य श्रवणेषु चत्वारः अत्र प्रस्तूयन्ते, पंचमः कः। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सामान्य श्रवणेषु चत्वारः, मतलब कि जो श्रवण के भेद हैं, तो उसमें जो सामान्य श्रवण है, सामान्य श्रवण के कितने भेद हैं? 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पांचवा कौन सा है? 5 भेद हैं टोटल, तो यहाँ 4 दिए हुए हैं, पांचवा कौन सा है ये आपको बताना है। दिया हुआ है पहला पर्याप्त श्रवणम, जो कि पर्याप्त श्रवण है। दूसरा शांत चित्त श्रवणम, शांत चित्त श्रवण दूसरा भेद है। एकाग्र श्रवण तीसरा है। बाधाहीन श्रवण चौथा भेद है। अब पांचवा आपको यहाँ पर बताना था कि पांचवा भेद कौन सा है, तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन दिया है उच्च श्रवण, दूसरा दिया हुआ है निम्न श्रवण, और तीसरा दिया है सत्य श्रवण, और इसके बाद में अनौपचारिक श्रवणम। क्या होगा सही उत्तर? तो जो डी दिया हुआ है अनौपचारिक श्रवण, ये रहेगा पांचवा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है अनौपचारिक पांचवा भेद है, और आप लोग ये याद कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से अन्य श्रवण का जो भेद है वो छिपा लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है सामान्य श्रवणेषु परिगणितम नास्ति। जो सामान्य श्रवण है उसमें परिगणित नहीं किया गया है, नहीं गिना गया है। तो सामान्य श्रवण में क्या नहीं गिना गया है ये आपको बताना है। पहला अशांत श्रवण दिया है, शांत चित्त श्रवण दिया है, एकाग्र चित्त या फिर एकाग्र श्रवण दिया है, या फिर बाधाहीन श्रवण दिया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सामान्य श्रवणेषु परिगणितम नास्ति, सामान्य श्रवण में परिगणित नहीं किया गया है, नहीं गिना गया है।
तो जो अशांत श्रवण है ये वाला, ये बिल्कुल से अलग है। अशांत श्रवण तो कोई होता ही नहीं है। शांत का उल्टा, ये जो शांत यहाँ दिया है इसका उल्टा इन्होंने अशांत कर दिया है, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। सामान्य श्रवण में अशांत श्रवण को नहीं गिना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चयनात्मक श्रवणस्य प्रायेण कति विभागाः सन्ति। मतलब जो चयनात्मक श्रवण है उसके प्रायः कितने विभाग हैं ये आपको बताना है। तो चयनात्मक श्रवण के आपको विभाग बताना है, कितने हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा दिया हुआ है 5, और तीसरा दिया हुआ है 7, और चौथा दिया हुआ है जो कि डी नंबर पर दिया हुआ है 9। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी, जो कि 5। तो चयनात्मक जो है उसके भी 5 भेद होते हैं, और जो सामान्य श्रवण होता है उसके भी 5 भेद होते हैं। तो ये रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया हुआ है चयनात्मक श्रवणम नास्ति। चयनात्मक श्रवण नहीं है। क्या नहीं है चयनात्मक श्रवण, आपको ये बताना है। तो नहीं है नेगेटिव बताना है आपको, बिल्कुल से इसमें अलग ही होगा वो। तो नवीन ध्वनि श्रवणम बिल्कुल सही है, चयनात्मक श्रवण है। व्याकरणिक रूप श्रवणम ये भी ठीक है। तीसरा दिया है आकाशवाणी श्रवण, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। और संदर्भ वाक्य श्रवण भी ये सही है। तो ये है अपना सही उत्तर। आकाशवाणी श्रवण जो है ये श्रवण चयनात्मक श्रवण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला भाषा कौशल मस्ति। भाषा कौशल है, क्या है भाषा कौशल ये आपको बताना है। तो दर्शन है क्या, दर्शनम। दूसरा स्पर्शम, स्पर्शनम है क्या। घ्राणम, घ्राण है क्या। या फिर श्रवणम, श्रवण है क्या। तो भाषा कौशल बताना है आपको। भाषा कौशल क्या है, तो भाषा कौशल के अंतर्गत दर्शनम तो आएगा नहीं, देखना नहीं आएगा। स्पर्श छूना आएगा नहीं, घ्राण सूंघना भी नहीं आएगा। तो श्रवण आएगा, मतलब सुनना आएगा। भाषा कौशल 4 होते हैं ना, तो उसमें एक श्रवण कौशल है, वो वाला यहाँ पर पूछा है। 9वां प्रश्न दिया है कोपी कवि काव्य पाठम करोति। कोई कवि है वो काव्य पाठ कर रहा है। तत्र समुपस्थितानां जनानां कृते कस्य कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। तो वहाँ पर समुपस्थित मतलब वहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए कौन से श्रवण की आवश्यकता है। मतलब कोई कवि बैठा हुआ है और वो काव्य पाठ कर रहा है, कविता पाठ कर रहा है, तो जो सामने लोग बैठे हैं उन लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता होगी आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सही उत्तर अपना क्या रहेगा, किस चीज़ की आवश्यकता रहेगी। देखिए कवि कुछ बोल रहा है तो देखने की आवश्यकता, ये तो गलत है। लेखन, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। भाषण, बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपस्थित लोगों का पूछा है। तो सुनने की आवश्यकता है। यदि कोई कवि कुछ पाठ कर रहा है तो जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें क्या करना है, तो शांति से उसको सुनना है। तो सुनने के लिए यहाँ पर श्रवण कौशल का प्रयोग होगा वहाँ। ये रहेगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं। श्रवण कौशल शिक्षणे उपयोगी अस्ति। मतलब कि श्रवण कौशल के शिक्षण में उपयोगी है। श्रवण कौशल कराना है तो क्या जरूरी होगा। तो टेलीस्कोप बिल्कुल गलत है, ये तो आँखों के लिए है। माइक्रोस्कोप भी नहीं होगा। टैप रिकॉर्डर, हाँ ये हो सकता है। एक और दिया है सीस्मोग्राफ, ये भी नहीं होगा। तो टैप रिकॉर्डर है जो 10वें प्रश्न का ये रहेगा सही उत्तर। क्योंकि श्रवण कौशल की चर्चा की गई है, सुनने से संबंधित चीज़ अपन को ढूंढनी थी, तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। आगे एक और प्रश्न है, 11वें प्रश्न पर चलते हैं। भाषा कौशले सर्वाधिक उपयोगी कर्मेंद्रिय अस्ति। तो भाषा जो कि भाषण कौशल है, हाँ भाषण कौशल में सर्वाधिक उपयोगी कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय बताना है आपको। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, उनमें विभाजित होते हैं। तो जो कर्मेंद्रिय पूछा है, हाँ कर्मेंद्रिय यहाँ पर करना था, कर्मेंद्रिय लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, घ्राण, श्रोत, वाक और पायु। तो सही क्या रहेगा, वाक जो है, वाक ये है अपना सही उत्तर। ये कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आता है, वाक वाणी। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। मानक उच्चारणे उपयोगी वर्तते। मानक उच्चारण जो होता है उसमें उपयोगी है, क्या है। मान उपयोगी है, स्वर उपयोगी है, या फिर प्रतीक उपयोगी है, या मान स्वर उपयोगी है। तो जब मानक उच्चारण करते हैं तो मान स्वर की आवश्यकता होती है वहाँ पर। ये रहेगा अपना डी आंसर जो है इसका सही रहेगा। अगला 13वां प्रश्न दिया हुआ है। 13वें प्रश्न का, प्रोफेसर डैनियल जॉन्स महोदयः कस्मिन् विश्वविद्यालये प्रोफेसरः आसीत्। प्रोफेसर डैनियल जॉन्स महोदय किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ऑप्शन दिए हैं लंदन विश्वविद्यालय,
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो प्रोफेसर डैनियल जॉन्स के बारे में यहाँ पर पूछा है कि प्रोफेसर डैनियल जॉन्स जो हैं वो किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे या फिर थे। तो बताना है आपको 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो सही रहेगा लंदन विश्वविद्यालय। वो लंदन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर थे। ये रहेगा सही उत्तर। आगे अगला प्रश्न है और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। डैनियल जॉन्स महोदयस्य स्वर चतुर्भुज मान स्वरम व अभिलक्ष्य अर्धसंवृत स्वरान निर्दिशतु। मतलब कि डैनियल जॉन्स महोदय के अनुसार चतुर्भुज मान स्वर और अभिलक्ष्य अर्धसंवृत स्वर निर्देशित किए गए हैं। तो वो कौन है आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, उत्तर आपको देखना है कौन से हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पहला आ ई ए ओ आई औ या फिर ई और उ। तो सही उत्तर क्या होगा, ए और औ जो हैं इन्हें अर्ध अभिलक्ष्य अर्ध संवृत स्वर में रखा गया है या फिर स्वर चतुर्भुज मान स्वर जो है वो है। तो ये रहेगा ए और ओ जो है ये रहेगा सही उत्तर इसका। भाषायाः अधिग्रहण समये किम प्रथमम आगच्छति। मतलब कि भाषा को ग्रहण करते समय पहले क्या आता है ये बताना है आपको। भाषायाः अधिग्रहण समये किम प्रथमम आगच्छति। भाषा को ग्रहण करते समय पहले क्या आता है। अर्थ उभय रूपम अर्थश्च वर्णमालायाः अक्षराणि या फिर रूपम। तो क्या कहा, पहले अर्थ आता है या फिर उभय मतलब दोनों रूप और अर्थ आते हैं या फिर रूप आता है या फिर वर्णमाला के अक्षर आते हैं। तो भाषा अधिग्रहण करते समय, भाषा का ग्रहण करते समय सबसे पहले अर्थ आता है, क्योंकि जो दूसरी भाषा हमें जो आ रही है उस भाषा को तो हमने पहले ग्रहण किया हुआ है, समझ रहे हैं, लेकिन जब दूसरी भाषा को ग्रहण कर रहे हैं तो पहले उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अर्थ की मुख्य भूमिका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित वाक्येषु कतमम न समीचीनम। नीचे दिए गए वाक्यों में समीचीन क्या नहीं है, ठीक क्या नहीं है। तो ऑप्शन पहला दिया है इतर विषयाणाम अधिगम काले भाषाधिगमः भवति। मतलब कि दूसरे विषयों का ज्ञान करने के लिए क्या होता है, अधिगम करते समय भाषा का अधिगम होना चाहिए। बिल्कुल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। विषयाणाम अधिगमः भाषा द्वारा भवति। तो विषयों का अधिगम जो है ज्ञान वो भाषा के द्वारा होता है, तो ये भी ठीक है। अधिगमार्थम भाषाधिगमार्थम व्याकरणाधिगमस्य आवश्यकता अस्ति। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि भाषा के अधिगम के लिए व्याकरण का अधिगम होना आवश्यक है। आगे कह रहे हैं सर्वे भाषाधिगमाः विषयाधिगमाः भवन्ति। मतलब सर्वे मतलब सभी, भाषाधिगमाः मतलब भाषाओं को सीखने के लिए, मतलब कि सर्वे भाषाधिगमाः सभी भाषाओं का ज्ञान कैसा होता है, विषयाधिगमाः विषय के ज्ञान से होता है। तो ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं का ज्ञान विषय के अधिगम से नहीं होता है। तो ये ऑप्शन है जो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि सभी भाषाओं के ज्ञान के लिए विषय का अधिगम होना आवश्यक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है श्यामः कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभजति। क्या कह रहे हैं, श्याम है वो कक्षा में छात्रों को युगलेषु, युगल मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि ये दो युगल बोल दे अपन, कोई भी यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो ये युगल है। तो श्याम जो है वो छात्रों को युगल में विभाजित करता है। और प्रत्येक युगलाय बोधपट्ट द्वयम तरति। मतलब कि जो प्रत्येक युगल हैं, युगल उसने जो जोड़े बनाए हैं, प्रत्येक युगल को क्या करता है, बोधपट्ट देता है, एक फ्लैश कार्ड देता है, अब कार्ड बांट देता है। अनंतरम सह तान ध्यानपूर्वकम पठित्वा तत् लेखितुम निर्दिशति। क्या कह रहा है, अनंतरम उसके बाद, सह वह क्या कहता है, तान उनको, ध्यानपूर्वकम पठित्वा ध्यानपूर्वक पढ़ करके, तत् लेखितुम निर्दिशति और लेखन करने को कहता है। एवं सह किम कर्तुम प्रयतते। इस प्रकार वह क्या कराना चाहता है बच्चों से। ऑप्शन दिया हुआ है पहला पारस्परिक संभाषण,
पारस्परिक श्रुतलेखनम, सामूहिक श्रुतलेखनम या फिर पारस्परिक पठनम। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जो श्याम है वो छात्रों को युगल में विभाजित करता है और जो युगल में छात्र हैं उनमें बोधपट्ट बांटता है। दो जो है बोधपट्ट बांट देता है, फ्लैश कार्ड बांटता है और उसके बाद उनसे ध्यानपूर्वक पढ़ने को कहता है और लिखने का निर्देश देता है। तो इस प्रकार से वह क्या कराना चाहता है ये बताना है। तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर रहेगा बी। 12वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बी। क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बोल रहा है और दूसरा लिख रहा है। तो इस लिखने और बोलने की प्रक्रिया के कारण से यहाँ पर पारस्परिक जो श्रुत लेख है वो होगा पारस्परिक श्रुत लेख, क्योंकि पारस्परिक संभाषण तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ संभाषण नहीं हो रहा है, केवल एक बोल रहा है। सामूहिक श्रुत लेखन नहीं होगा क्योंकि अलग अलग दो युगल में बांट दिए हैं। पारस्परिक पठन भी नहीं होगा क्योंकि लेखन चल रहा है यहाँ पर। तो पारस्परिक जो श्रुत लेखन है, सुन करके लिखना, क्योंकि पठित्वा भी दिया हुआ है और लेखन भी दिया हुआ है। तो पारस्परिक श्रुत लेखनम ये रहेगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पठनस्य शिखर पादक्रम पद्धतौ अध्येता। तो क्या कह रहे हैं? पठनस्य शिखर पादक्रम पद्धतौ, मतलब कि जो अध्ययन की पठन की शिखर पाद क्रम पद्धति है इसमें क्या होता है, ये इसका मूल ये कहें कि शिक्षण सूत्र क्या है ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो दिया हुआ है पूर्णाद अवयवान प्रति, लंबमानम प्रति, प्रत्यमानम गच्छति या फिर अवयवेभ्यः पूर्णम प्रति गच्छति। तो कहाँ पर ये जो शिखर पादक्रम पद्धति है ये जाती है? तो पहले तो शिखर पादक्रम जो पद्धति है इसमें इस प्रकार से होता है कि जो रुचि करता है वो शब्दशः पूर्ण अवयवों को प्राप्त करता है। तो जो शिखर क्रम पद्धति है उसमें शिखर रूप में कार्य होता है, मतलब कि एक तरफ से शब्दशः कार्य चलता है इसमें। तो सही उत्तर 13वें प्रश्न का क्या होगा? तो ए जो है पूर्णात अवयवान प्रति, पूर्ण से अवयवों की ओर गमन करता है। क्या रहेगा सही? ये है इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। चौदहवें प्रश्न पर चलते हैं। केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति। क्या कह रहे हैं? केचन बालाः, कुछ बालक, कक्षायाम, कक्षा में, अवरोधन कारणात्, मतलब कि अवरोध के कारण से, अवरोध अपन ये भी कह सकते हैं कि डर के कारण से, अपन कक्षा में थे ना तो प्रश्न नहीं पूछते थे, वही यहाँ पर कहा गया है कि केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति, मतलब कि अवरोध के कारण से और भय के कारण से नहीं बोलते हैं। एतत् अस्ति, यह क्या है कि बच्चा भय के कारण से नहीं बोल रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। परिवेशीय बाधा, क्या परिवेशीय बाधा है या सामाजिक बाधा है या शारीरिक बाधा है या फिर मनोवैज्ञानिक बाधा है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? मनोवैज्ञानिक बाधा, क्योंकि परिवेश की तो बाधा हो नहीं सकती है क्योंकि और बच्चे भी बोल रहे हैं। सामाजिक बाधा नहीं हो सकती है, शारीरिक बाधा भी नहीं है, ये मानसिक बाधा है। उसके मन में ऐसा बैठा हुआ है कि मैं कुछ बोलूँगा तो शायद गलत ना हो जाए, टीचर मुझे डांट ना दे, और ये सब प्रक्रियाएं जब होती है तो वो फिर प्रश्न नहीं पूछ पाता है। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः, मतलब कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी त्रुटियों का संशोधन करने के लिए शिक्षक क्या करता है? तो दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रम भर्त्सयत्, मतलब कि दोषों की पुनरावृत्ति के कारण से, मतलब कि छात्र बार बार दोष कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो इस कारण से उनकी भर्त्सना करता है, उनको डांटता है, बहुत ज़्यादा जलील करता है, मतलब ये भी कह सकते हैं भर्त्सना करता है। आगे, छात्रान प्रोत्साहयितुम आशावादी प्रवृत्ति धारयेत्, मतलब छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक आशावादी प्रवृत्ति धारण करता है, मतलब कि चलो कोई बात नहीं, अभी आपने गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे और अच्छे से सुधार करके और लिख के आना। तो इससे लिख के आना या फिर जो भी त्रुटियां आपने की हैं इसको सुधारना। आगे चलते हैं।
छात्राणाम दोषान अधोरेखांकितान कुर्यात्, मतलब कि जो छात्र ने दोष किए हैं उनके नीचे एक लाइन फेर देता है, अधोरेखांकितान कुर्यात्। आगे क्या कह रहे हैं, छात्रस्य प्रत्येकम दोषस्य संशोधनम कुर्यात्, छात्र ने जो भी दोष किए हुए हैं उन प्रत्येक दोष का संशोधन वो स्वयं कर देता है, वहीं पर लिख देता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर कि शिक्षार्थीनाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः, सही उत्तर यहाँ पर ढूंढना है अपन को। छात्रान प्रोत्साहयितुम आशावादी प्रवृत्ति धारयेत, मतलब कि छात्रों के क्या करने के लिए, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आशावादी प्रवृत्ति को धारण करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधस्तनेषु कतमः भाषा परिवारः भारते न विराजते, मतलब नीचे दिए गए जो भाषा परिवार हैं उन भाषा परिवारों में भारत में ये भाषा परिवार नहीं है, ये भारत का भाषा परिवार नहीं है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन पहला है द्रविड़, द्रविड़ा, तिब्बत वर्मन दूसरा दिया हुआ है, अल्ताइक तीसरा दिया हुआ है, इंडो आर्यन चौथा दिया हुआ है। सही उत्तर क्या रहेगा, अधस्तनेषु कतमः भाषा परिवारः भारते न विराजते। तो बताना है आपको, देखिए द्रविड़ भाषा परिवार अपन ने सुना है, यहीं का है, तिब्बत वर्मन भी सुना है, लेकिन जो अल्ताइक है ये बिल्कुल से अलग है। इंडो आर्यन तो बिल्कुल अपन को इंडो लिखा हुआ दिखाई देगा तो इंडियन ही समझना है, लेकिन ये अल्ताइक जो है ये बिल्कुल से अलग है, ये भारत के भाषा परिवारों में नहीं विराजित होता है। चलते हैं अगला प्रश्न है, पठनम नाम, मतलब कि पठन है, क्या है पठन, अक्षर पठन नाम। तो अक्षराणाम शब्दानाम च कूट ज्ञानम, अक्षरों का शब्दों का कूट ज्ञान है। संपूर्ण शब्दावल्याः अधिगमः, संपूर्ण शब्दावली का अधिगम है, या फिर भाषाधिगमः भाषाधिगम है, या फिर अर्थकरणम अर्थकरण है। तो पठन नाम मतलब कि पठन क्या है ये पूछा था, तो पढ़ना जो है ये इसका सही उत्तर रहेगा अर्थकरणम, पढ़ने का जो उद्देश्य है ये अर्थकरण है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, तो जो अनुमान है वो एक उपकौशल है, किसका उपकौशल है, टिप्पणीकरणस्य टिप्पणीकरण का, पठनस्य पठन का, समूहकरणस्य समूहकरण का, या फिर सारांशकरणस्य सारांशकरण का। तो अनुमान किसका एक उपकौशल है ये बताना था। सही उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, 18वें प्रश्न का बी होगा। तो अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, अनुमान जो है ये पठन कौशल का जो है वो उपकौशल है, क्योंकि जब अनुमान लगाया जाता है, जब अपन पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम अपन सोचते हैं कि इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये हो सकता है, तो वो वहाँ पर अनुमान जो है इसी की श्रेणी में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुनीतायाः भाषा नियमानां रूपाणां च ज्ञानम अस्ति, एतेन तस्याः विकासः अस्ति। क्या कह रही है, सुनीतायाः मतलब सुनीता को, भाषा नियमानां मतलब भाषा नियमों का, रूपाणाम च रूपों का, ज्ञानम अस्ति ज्ञान है, मतलब सुनीता को भाषा नियमों का और रूपों का ज्ञान है। एतेन इस प्रकार, तस्याः विकासः अस्ति इस प्रकार उसका विकास हो रहा है, मतलब कि उसका विकास है, किस चीज का विकास है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है भाषिक सामर्थ्य, भाषिक सामर्थ्य का इससे विकास होगा क्योंकि भाषा के नियमों का और रूपों का ज्ञान है उसे। बहुभाषिक सामर्थ्य, बहुभाषा का सामर्थ्य, द्विभाषिक सामर्थ्य, द्विभाषा का सामर्थ्य, या फिर संप्रेषण सामर्थ्य। तो क्या रहेगा, भाषिक सामर्थ्य होगा इसका सही उत्तर। जो सुनीता है, सुनीता को भाषा और नियमों, भाषा के नियमों रूपों का ज्ञान है, तो उसमें भाषिक सामर्थ्य है, ये रहेगा सही आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषाधिगमार्थम निवेशित पाठस्य कृते प्रामाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थम भवति। क्या कह रहे हैं, भाषाधिगमार्थम मतलब कि भाषा के अधिगम के लिए निवेशित पाठस्य जो भी पाठ दिए गए हैं उनके लिए प्रामाणिक ग्रंथ की आवश्यकता किस लिए होती है। तो बताना है आपको, एतेन अभिव्यक्ते है प्रमाणिकता प्रदर्श्यते, मतलब कि इससे क्या होता है कि जो अपन बोल रहे हैं उसकी प्रामाणिकता होती है कि प्रामाणिक ग्रंथ से लिया गया है। एतेन लेखकस्य परिचय भवति, इससे लेखक का परिचय होता है।
एतेन नवीन कार्यस्य सर्जनं भवति, नवीन कार्य का सृजन होता है। एतेन स्वाभाविक भाषायाः प्रदर्शनम भवति, इससे स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन होता है। क्या रहेगा सही उत्तर? तो इससे स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन होता है, ये रहेगा सही उत्तर, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि प्रश्न संख्या 21वां है। सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनं कृतवती। जो सुंदरी नाम की एक छात्रा है, तो एक अभ्यास कार्य का नियोजन उसने किया है। यस्मिन् मतलब जिसमें सा एकम पंचम शब्दस्य लोपम कृतवती, तो वह प्रत्येक 5वें शब्द का लोप कर रही है। उसने एक अभ्यास कार्य वो एक कर रही है, निर्माण कर रही है, अभ्यास कार्य कर रही है। और उस अभ्यास कार्य में वो क्या करती है कि कुछ शब्द लिखती है, लेकिन उसके बाद 5वें वर्ड के बाद एक लाइन फेर देती है और आगे बढ़ जाती है, मतलब गैप दे देती है। तो एतत् अभ्यास कार्यम अस्ति, यह अभ्यास कार्य वो क्या कर रही है? पहला ऑप्शन दिया है व्याकरण परीक्षा, व्याकरण की परीक्षा है, लेखन परीक्षा, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा, या फिर अनुमान कार्यम, यह अनुमान कार्य है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो जब ऐसा जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा, एक मिनट लिख के मैं बता देता हूँ कुछ। राम जाते हैं, या फिर और कुछ ऐसा ही, मतलब एक अपन ने वाक्य लिखा कि वह ऐसा खाना खाता है, वह ऐसा, फिर एक डैश यहाँ मार दिया। 5 वाक्य मतलब 5 कोई भी सेंटेंस लिख के ऐसा डैश मार दिया। तो ऐसा करते समय, या फिर 5 केवल ऐसे अपन ने वाक्य मतलब शब्द लिख दिए, उनके बाद गैप मार दिया, तो ये क्या होगा? ये रिक्त स्थानों की पूर्ति परीक्षा है ये। या फिर कोई भी नाम लिखा उसने, अमर चा, ऐसा डैश लगाया, फिर द्रा। अब इसमें क्या आना था? आधा ना आना था, अमरचंद्र। तो इस प्रकार से ये रहेगा अपना सही उत्तर शी, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। क्या कह रहे हैं? आदौ नियम ज्ञानम, आदौ मतलब होता है पहले, तो पहले तो नियमों का ज्ञान, अनंतरम, अनंतरम मतलब होता है बाद में, बाद में तस्य, बाद में क्या होगा? तस्य प्रयोगः, उसका प्रयोग, इति व्याकरणम अस्ति, यह व्याकरण है। क्या है ये व्याकरण का? अवरोहात्मक व्याकरणम, ये अवरोहात्मक व्याकरण है। नवीन व्याकरणम, नवीन व्याकरण है। व्याख्यानात्मकम व्याकरणम, व्याख्यानात्मक व्याकरण है। या फिर आरोहात्मक व्याकरणम, आरोहात्मक व्याकरण है। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? पहले तो नियमों का ज्ञान, उसके बाद में उसका प्रयोग, तो ये अवरोहात्मक व्याकरण है। अवरोहात्मक व्याकरण, ये रहेगा इसका सही उत्तर, क्योंकि पहले ही नियमों का ज्ञान कराया जा रहा है, उसके बाद प्रयोग कराया जा रहा है, तो ये अवरोह हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यात्रा वृत्तम एका विधा अस्ति। तो यात्रा वृत्त एक विधा है। किसकी विधा है? कविता की विधा है, समीक्षा की विधा है, असंबद्ध निबंध है, या फिर साहित्य की विधा है। तो जो यात्रा वृत्त है एक साहित्य की विधा है। ये किसकी विधा है? साहित्य की विधा है, ये रहेगा अपना सही उत्तर। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, और अपना जो सुविज्ञा नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर आप लोग जुड़ के PDF ले सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम क्या कहूँ, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर भी सुविज्ञा सुनील जैन नाम से आप लोग जाकर और जुड़ सकते हैं, जिससे वहाँ भी आपको जो भी पूछना है, कुछ बताना है, तो वहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।